क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग। क्वेश्चन है अ डबल स्लिट apparatus इज immersed in a liquid. Double slit apparatus is immersed in a liquid of refractive index 4/3. It has slit separation 1 millimeter. And distance between slit and screen is 4/3 meter. The slits are illuminated by parallel beam of light having wavelength 6300 angstrom. फर्स्ट पार्ट है फाइंड फ्रिंज विड्थ. सेकेंड पार्ट है वन ऑफ द स्लिट ऑफ सेकेंड पार्ट लिखिए वन ऑफ द स्लिट ऑफ apparatus is covered by a glass sheet refractive index 1.53. Full stop. Find the smallest thickness of sheet to bring adjacent minima on the axis. तो इस पूरे बाइडियसी apparatus को वाटर में डाल दिया गया है और इसका फ्रिंज विड्थ निकालना है. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है d lambda in medium by d lambda in air by mu of medium d. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 6.3 10⁻⁻⁴ मीटर. मिलीमीटर में अगर कहें तो 0.63 मिलीमीटर. सेकेंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि किसी एक स्लिट पर आप एक ग्लास प्लेट रख दिए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg दिया हुआ है. इसका थिकनेस कितना है ये निकालना है और कंडीशन क्या है कि एक्सिस पर, ये एक्सिस है, इस स्क्रीन का एक्सिस यही लाइन है, ये जो एक्सिस है यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा आ जाए. ये कंडीशन था ना. कंडीशन है कि find the smallest thickness of sheet to bring adjacent minima on axis. इसका मतलब अगर ये नहीं था तो इससे जस्ट पहले मिनिमा तो यहाँ पर था. 0.63 तो इससे जस्ट पहले मिनिमा तो यहाँ पर था.
ये इसको हम लोग मिनिमा 1 कहेंगे। ये मिनिमा 1 अब यहां चला है, इसका मतलब इसको रखने से शिफ्ट कितने के बराबर हुआ है? W/2। शिफ्ट कितने के बराबर हुआ है? W/2। तो शिफ्ट W/2 कर दीजिए। आपसे ये कहा गया है कि यहां पर ये वाला मिनिमा चला है, इसका मतलब ये पाथ और ये पाथ, इस दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? λ/2। सबसे पहला मिनिमा यहां आया है, सबसे पहला मिनिमा पर पाथ डिफरेंस कितना होता है? λ/2। इधर तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये, तो इधर तो इस सोर्स पर कोई पाथ डिफरेंस है नहीं, यहां पर पाथ डिफरेंस λ/2 हो रहा है। अब इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आपको सिखाए थे कि देखो यहां से यहां तक तो पूरा वाटर है, तो जितना थिकनेस का ये है उतने ही थिकनेस का आप एक प्लेट यहाँ वाटर का मान लीजिए, इसके आगे ये पाथ लेंथ और इसके आगे ये पाथ लेंथ, तो दोनों बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर जो है वो इसमें और इसमें जितना होगा उतना ही होगा। यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंथ कितना? μg इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक पाथ लेंथ μw इंटू टी। नेट पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर हो गया। ये पाथ डिफरेंस कैसा है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ये हो जाएगा लैम्डा इन एयर बाय 2, लैम्डा इन एयर बाय 2। यहां से टी कॉमन ले लो तो टी हो गया लैम्डा इन एयर बाय 2 μg माइनस μw। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एक बार फिर से देखिए। ये ग्लास प्लेट जब यहाँ नहीं था तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था, इस ग्लास प्लेट को रखने से सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से ऊपर चला गया O डैश पर, और ये कितना डिस्टेंस हो गया? W/2। ये सेंट्रल मैक्सिमा W/2 ऊपर जाएगा तभी तो इधर से फर्स्ट मिनिमा यहाँ पर आ जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ चला है। अब ये पाथ और ये पाथ, ये दोनों ऑप्टिकल पाथ तो सेम होना चाहिए, ये दोनों ऑप्टिकल पाथ को सेम कर दो। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाल देते हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ऐसे डालें, या तुमको ये समझाया था कि देखो यहाँ से लेकर के ये लेंथ बहुत कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक का पाथ कम है और यहाँ से यहाँ तक का पाथ ज्यादा है। कितना डिफरेंस है? तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। ये डिस्टेंस कितना होगा? d sin थीटा। बोलो ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया d sin थीटा। तो इस पॉइंट से इधर का ये पाथ ये ज्यादा है इससे, कितना? d sin थीटा इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μw, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखना है ना, तो ये ऑप्टिकल पाथ इससे ज्यादा है, इतना इक्वल टू। अब इसके अंदर ये और ये दोनों का डिफरेंस ये ज्यादा होगा इससे, तभी तो नेट पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो ये वाला पाथ यहां से यहां तक कितना? μg इंटू टी, और ये पाथ कितना? μw इंटू टी। साइन थीटा को आप टेन थीटा ले लीजिए, तो टेन थीटा कितना हो गया? W/2 d इंटू μw इक्वल टू μg माइनस μw इंटू टी। ये तो d था, W/2 और कैपिटल डी, तो D/2 कैपिटल डी। W कितना लिखते हैं? कैपिटल डी लैम्डा इन एयर बाई μw इंटू डी, ये फ्रिंज विड्थ था, इंटू μw उड़ गया, इससे ये उड़ गया, कितना आ गया? लैम्डा a/2। बिल्कुल सेम चीज है, ऐसे भी पहले बताए थे। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म का मतलब कि जैसे अगर कोई भी एक लेयर है, ये कोई भी एक लेयर है, ये लेयर किसी
भी मीडियम का हो सकता है, ये कोई ऑयल हो सकता है या कोई ग्लास प्लेट हो सकता है या कोई भी मीडियम का ये एक लेयर है जिसका थिकनेस सपोज करो T है। जब इस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा, व्हाइट लाइट का मतलब सन रे, व्हाइट लाइट का मतलब ऐसा लाइट जिसमें कि सब वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो जब व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट होगा तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ये कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हुआ और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। ये रिफ्लेक्टेड रे सपोज करो R1 है। अब यहां पर जो रिफ्रैक्शन होकर के आया है, यहां पर भी रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यहां से रिफ्रैक्शन होकर के इसी के पैरेलल बाहर निकलेगा। यहां पर जब आएगा तो फिर से कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया। उस तरह से ये फेनोमेना इनफिनाइट बार होगा। लेकिन पहली बार रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जैसे जितना भी लाइट इंसिडेंट हुआ सपोज करो उसका 90% रिफ्लेक्ट हो गया और 10% रिफ्लेक्ट हुआ। अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग नेचर का है तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होता है और कम लाइट रिफ्रैक्ट होता है। अगर ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग नेचर का है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्ट होगा और कम रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसा भी नेचर मान लो, सपोज ये ग्लास प्लेट अगर मानते हैं रिफ्रैक्टिंग नेचर का है तो 90% सपोज रिफ्रैक्ट हो गया, 10% रिफ्लेक्ट हो गया। यहां से जो आया है उसका कुछ पार्ट इधर जाएगा, दूसरा पार्ट इधर जाएगा, उस तरह से फिर से बाहर निकलेगी। ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन, ये ऑलमोस्ट, इसके बाद जो रिफ्लेक्शन का इंटेंसिटी होगा वो नेग्लिजिबल होगा। हम लोग ये पहला दोनों रिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हैं, R1 और R2। अगर कोई ऑब्जर्वर इस तरफ है, आप उसमें जब वाटर पर आप कोई भी ऑयल डालते हैं तो डालने के बाद लाइट ऐसे आता है, वो फिर आपके आंख में आता है तब आपको दिखता है। मतलब जिस तरफ से लाइट आया है आप उसी तरफ करें, ऑब्जर्वर इधर है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट उसके पास आएगा, और अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो यहाँ से ये देखो रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकला, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ। हम लोग दो रिफ्रैक्शन या दो रिफ्लेक्शन को कंसीडर करेंगे। उसके बाद का रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा या रिफ्लेक्शन भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस तरफ है तो वो इस दोनों रिफ्रैक्टिव रे को देखेगा और ये पता करेगा कि इसमें इंटरफेरेंस कैसा है। अगर इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये ब्राइट दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डार्क दिखेगा। तो इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म में दो पार्ट है, एक है कि इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट का और दूसरा है इंटरफेरेंस रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जैसे इंटरफेरेंस है वैसे ही रिफ्रैक्टेड का भी है। हम इसका आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। ये जो लाइट यहां पर इंसिडेंट हुआ है वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के कारण फेज चेंज पाई होता है। ये बात आपको आज याद करने के लिए कहेंगे। ये बात का डेरिवेशन तो हम करेंगे जब वेव्स एंड साउंड आपको पढ़ाएंगे तब। ये अगर हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज कितना होता है, पाई होता है। फिर से एक बार बोलो, रिफ्लेक्शन थ्रू हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस समझते हो ना? हार्ड सरफेस का मतलब जब लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तब जो सरफेस मिलता है उसको हार्ड सरफेस कहते हैं, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तब जो सरफेस मिलता है उसको सॉफ्ट सरफेस कहते हैं। सॉफ्ट या हार्ड सुनने से, तुम अगर एयर में चल रहे हो और पानी मिल जाए तो पानी हार्ड लगेगा, लगेगा ना? लेकिन पानी में चल रहे हो और फिर एयर मिल जाए तो वो सॉफ्ट लगेगा। तो सॉफ्ट सरफेस और हार्ड सरफेस का मतलब ये है। अगर हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है तो फेज चेंज कितना होगा, पाई होगा। बाकी और कहीं भी फेज चेंज नहीं होगा। मतलब रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होता है, कहीं भी रिफ्रैक्शन हो, हार्ड से या सॉफ्ट से। ये इसका अगर फेज जीरो है, फेज तो समझते हो, फेज का क्या मतलब कि भाई ये जो वेव है, इस वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो इस वेव का इक्वेशन सपोज y = a sin ओमेगा t - kx, ये इक्वेशन।
ये साइन के अंदर जो क्वांटिटी है इसको क्या करते हैं, फेज करते हैं। ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसका फेज चेंज हो जाएगा, कितने से, पाई से। इसका फेज सपोज करो 0 हम अगर ले ले इसको, या इसको रेफरेंस ले ले, तो इसका फेज होगा दिस प्लस पाई या दिस माइनस पाई। चेंज का मतलब प्लस या माइनस दोनों से, लेकिन इसका फेज जो है वो सेम रहेगा जो इसका फेज, इसका भी फेज यही रहेगा। इसका फेज, जैसे इसका फेज अगर सपोज करो 0 हम लेते हैं, तो इसका भी फेज क्या होगा, 0 होगा। इसका फेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन तो हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस से हुआ है, सॉफ्ट सरफेस से हुआ। सॉफ्ट सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज नहीं होता। इसमें फेज चेंज कितना होगा, 0 होगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा। इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। इसको हम लोग एयर माने थे, इधर भी एयर है और ये ग्लास है, तो बाकी और कहीं फेज चेंज नहीं होगा। इसमें फेज चेंज कितना हो गया, 0। मतलब इसका और इसका फेज सेम रहेगा। इंसिडेंट लाइट और सेकंड रिफ्लेक्टेड का फेज चेंज सेम रहेगा, लेकिन इंसिडेंट लाइट और फर्स्ट रिफ्लेक्टेड का फेज चेंज कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है ये निकालते हैं। इस दोनों लाइट के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन R1 एंड R2। इस दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। इसके बीच में पाथ डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये लाइट और ये लाइट एक ही रे से निकला है, मतलब ये सोर्स जो है, इस लाइट को अगर सोर्स कहें तो इसी सोर्स से ये भी निकला है और ये भी निकला है। तो जितना इसका वेवलेंथ होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। ये जो दोनों लाइट है वो एक ही सोर्स से निकला है, मतलब ये दोनों कोहेरेंट है। ये आपको ऑप्टिक्स में हमेशा देखना पड़ेगा कि कोई भी दो सोर्स कोहेरेंट कब होगा, जब एक ही सोर्स से जनरेट हो। ये सोर्स और ये सोर्स, ये जो लाइट है हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से बाहर निकला है, और ये लाइट इस पॉइंट से बाहर निकला है। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है उसको आप एक सोर्स मान सकते हैं लाइट का। और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है वो हम कैलकुलेट करें। यहां से लाइट इधर गया और यहां से लाइट इधर गया, इस पर अगर परपेंडिकुलर हम ऐसे डालें, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को देखिए, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बाद इसका और इसका लेंथ सेम है, क्योंकि तो पैरेलल दोनों है। और ये हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए हैं, इसको आप वेव फ्रंट कर सकते हैं। ये जो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, वो ऐसे ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये R1 जो लाइट है वो इतना डिस्टेंस ज्यादा चला है, और ये R2 जो लाइट है वो ये और ये डिस्टेंस ज्यादा चला है। R1 और R2 शुरू में कौन सा लाइट था, ये लाइट था। R1 यहां से रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, और R2 ट्रांसमिट हुआ, फिर यहां आया, फिर ऐसे बाहर निकला। तो R2 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज्यादा चला, और R1 ये डिस्टेंस ज्यादा चला। उसके बाद तो दोनों सेम ही चलेगा, और उसके पहले भी दोनों सेम ही चला। बोलो ना, ये पाथ लेंथ यहां से यहां तक AB प्लस ये पाथ लेंथ BC, तो AB और BC तो ज्योमेट्रिकली दोनों सेम है, तो आप 2AB कह सकते हैं, 2AB। और ये जिस मीडियम में चला है ये है μg, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं d, इसमें से माइनस AD, और ये किस मीडियम में चला है, एयर में, इंटू 1। ये नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया। दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अभी हम केवल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पहले बताते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा P, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इसको जैसे हम लोग कैलकुलेट कर लें, इसका थिकनेस अगर t है और इस एंगल को, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों सेम होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। तो
आर के टर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो ए बी कॉस आर इक्वल टू टी, ए बी इक्वल टू टी बाई कॉस आर। ए टी, अच्छा एक बार यहां देखो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, ये डिस्टेंस इतना ही होगा जितना ये डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस को अगर हम y मान लें तो tan r इज इक्वल टू y बाई टी, तो y हो गया t tan r, और यहां से यहां तक y है तो यहां से यहां तक भी y ही होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है, तो यहां से यहां तक 2y हो गया, ये डिस्टेंस AC कितना हो गया 2y, का मतलब 2t tan r। ये I है तो ये वाला एंगल को 90 माइनस I कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, तो 90 माइनस I अगर कह सकते हैं, ये वाला 90 है तो ये एंगल I हो जाएगा। तो ये बताओ कि साइन I कितना होगा, साइन I परपेंडिकुलर AD बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस कितना हो गया AC, 2t tan r, तो AD का वैल्यू हो जाएगा 2t tan r sin I, AD लिख देते हैं 2t tan r sin I। केवल ज्योमेट्री से इसको हम प्रूव कर रहे हैं, कुछ नया चीज तो कर नहीं रहे। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 sin I इक्वल टू म्यू जी साइन R, तो साइन I को कह सकते हैं म्यू जी साइन R, तो ये हो जाएगा यहाँ पर t इक्वल टू 2t म्यू जी बाई कॉस R माइनस 2t साइन R बाई कॉस R इंटू साइन I, ये हो गया म्यू जी साइन R, तो ठीक है, तो म्यू जी टी इसको बाहर कर दो, 1 बाई कॉस R माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस R, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर R बाई कॉस R, 1 माइनस साइन स्क्वायर R कॉस स्क्वायर, ये कॉस R कैंसिल हो गया, 2 म्यू जी टी कॉस R, ये तो ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इतना हो गया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया 2 म्यू जी टी कॉस आर के बराबर। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट है जिसमें इंटरफेरेंस होता है उसमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होता है। बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, अपने से एक बार करके देखो, लिख करके देखो जरा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जितना आया है वो एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। आप कह देंगे 2 म्यू जी टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा, और ये हो जाएगा गलत। ये गलत क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि इसके बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इतना नहीं है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू जी टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई, ये नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, और इसको करेंगे एन लेमडा के। इस बात को, ये नया पॉइंट है जो कि इस टॉपिक में हम लोग समझने जा रहे हैं। ये लेमडा बाई 2 क्यों आया? क्योंकि ये लाइट और ये लाइट जिस सोर्स से निकल रहा है, इस सोर्स का नाम ए है और इस सोर्स का नाम सी है, तो इस दोनों सोर्स पर फेज डिफरेंस कितना है? पाई, क्योंकि
इससे इसका फेज चेंज पाई है और इससे इसका फेज चेंज नहीं है। इसका मतलब इसका और इसका फेज चेंज कितना है? पाई है। पाई फेज डिफरेंस का मतलब कितना पाथ डिफरेंस? λ/2 पाथ डिफरेंस। तो इस दोनों के बीच में जितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो तो आप लिख दिए, उसमें आपको λ/2 ऐड करना पड़ेगा। तुम कहोगे सर सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करें? हम बोले सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज जब लिख रहे हैं तो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर सपोज करो यहाँ ऐड किए हो तो इधर -λ/2 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट किए हो तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 μg/t cos r इक्वल टू n λ माइनस प्लस λ/2। ये कंडीशन है। अब सपोज अगर माइनस तुम लिए हो तो n कितना से शुरू करोगे? 1 से। क्यों 1 से? क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 से शुरू करोगे तो माइनस λ/2 हो जाएगा। क्या थिकनेस नेगेटिव हो सकता है? थिकनेस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब n कहां से शुरू करोगे? 1 से। और यहां अगर प्लस लिखते हो तब n कहां से शुरू करोगे? 0 से। केवल फर्क यही रहेगा, आप प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। नेट पाथ डिफरेंस इस दोनों के बीच में ये होगा और ये कंडीशन होगा मैक्सिमा के लिए, जहां पर हम n लिख देते हैं 0 1 2 3 4। ये कंडीशन पहला पॉइंट है कि अगर ये लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई कितना होगा? 0, तो आर कितना होगा? 0। और नॉर्मल इंसिडेंस अगर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखते हैं तब क्या होगा? 2 μg/t इक्वल टू n λ प्लस λ। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन जनरल वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आप चाहे तो याद रख सकते हैं, 2 μg/t इक्वल टू n λ प्लस λ। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूछें कि भाई इस दोनों इंटरफेरिंग लाइट के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब डार्क फ्रिंज अगर दिखता है तो क्या कंडीशन लिखेंगे? कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या लिखोगे बोलो? नेट पाथ डिफरेंस 2 μg/t नॉर्मल इंसिडेंस के लिए वैल्यू इसको 1 करते हैं इक्वल टू n λ। 2 μg/t इक्वल टू n। ये कंडीशन होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो होना, भाई नेट पाथ डिफरेंस कितना है? नेट पाथ डिफरेंस है 2 μg/t प्लस λ/2। नेट पाथ डिफरेंस ये है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है? 2n + 1 λ/2। ये होता है ना, λ/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 2 μg/t इक्वल टू n λ। ये कंडीशन होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं। यहाँ देखो हम लोगों को क्वेश्चन नॉर्मल इंसिडेंस से ही जनरली पूछा जाएगा और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पाथ डिफरेंस निकालना ज्यादा आसान है। अगर लाइट नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट होता है तो एक पार्ट जो लाइट का है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा R1, ये बिल्कुल इसी पॉइंट पर होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा बोलो? रिफ्रैक्ट होगा। ये जो रिफ्लेक्ट होकर के आया उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकला, ये R2 होगा। ये R1 और ये R2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? तो कहोगे R1 तो सर यहीं से रिटर्न हो गया और R2 जो है वो इतना डिस्टेंस चला और फिर इतना डिस्टेंस चला, तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला? 2 μg/t। तो इस दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 2 μg/t।
इतना पाथ डिफरेंस हो गया। अब चूंकि ये जिस पॉइंट पर है और ये जिस पॉइंट पर है, इस दोनों पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस तो पाई हो गया है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हार्ड सरफेस से हुआ है और ये रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है, सॉफ्ट सरफेस से हुआ है। तो पॉइंट जो सोर्स है उस पर फेज डिफरेंस के कारण पाथ डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। तो नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नॉर्मल इंसिडेंस के लिए इतने के बराबर। अब इसको अगर n लैम्डा कर देंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, और 2n+1 λ/2 कर देंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आसान है। ये तीसरा पॉइंट है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम हार्ड सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम हार्ड सरफेस, phase change take place by pi, और path difference equal to λ/2। full stop। path difference λ/2 full stop। after reflection from soft surface, or after refraction there will be no phase change। नो फेज चेंज। अब देखो फिर से एक बार ध्यान दो। ये जैसे ग्लास प्लेट है, कोई लाइट ऐसे आया, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ, इस तरह से इनफिनिट बार होगा। इस दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो कि डिस्ट्रक्टिव, उसका कंडीशन आप देखिए। इस दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, उसका क्या कंडीशन हो, ये लिख करके दिखा रहे। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड 1, और ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड 2। कंडीशन अब ऐसे लिख रहे हैं, कंडीशन फॉर constructive interference between refracted rays में कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस दोनों में पाथ डिफरेंस आपको निकालना है। ये देखो यहां तक तो दोनों एक ही साथ आया, यहां आने के बाद एक इधर भाग गया, एक इधर चला गया।